कावड़ रूट और इस रूट पर खाने पीने की दुकानों पर पहचान को लेकर वो जो विवाद शुरू हुआ उसमें नया मोड़ आया है। नेम प्लेट वाले फरमान के बीच पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर के एक ढाबे में हंगामा मचा था। योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर की अगुवाई में एक ढाबे पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। आरोप है कि पहचान अभियान चलाने के दौरान स्वामी यशवीर की टीम ने पंडित जी वैष्णव ढाबे के एक कर्मचारी से बदसलूकी की। उस कर्मचारी ने अपना नाम गोपाल बताया, लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। ढाबे के जिस कर्मी ने पहचान के लिए पैंट उतरवाने का आरोप लगाया था उसका तो असली नाम तजम्मुल है। ये बड़ा खुलासा हो रहा है। तो तजम्मुल नाम का ये व्यक्ति है जिसने अपना नाम पहले गोपाल बताया था, यानी जो गोपाल था वो असल में तजम्मुल निकला। मुजफ्फरनगर में ढाबे पर धार्मिक पहचान वाला मामला। वैष्णव ढाबे पर पहचान को लेकर यह विवाद हुआ था। ढाबे के कर्मचारी गोपाल ने आरोप लगा दिए थे कि पैंट उतरवाकर उसको चेक किया गया। गोपाल के आधार कार्ड से बाद में यह बड़ा खुलासा हुआ है। ढाबे पर काम करने वाले गोपाल का असली नाम तजम्मुल है। तजम्मुल का दावा उसे गोपाल नाम बताने को कहा गया था। तो गोपाल के आधार कार्ड से उसके नाम को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। गोपाल असल में तजम्मुल है, आधार कार्ड पर उसका नाम तजम्मुल है। इसी से यह बड़ा खुलासा हुआ। अब सवाल पूछा जाएगा कि फिर उसने अपना नाम गोपाल क्यों बताया मीडिया के कैमरों के सामने आकर, क्यों उसने आरोप लगाए। तो ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि गोपाल जो कि तजम्मुल निकला, वो ये कह रहा है कि उससे कहा गया था कि वो अपना नाम तजम्मुल ना बताए, गोपाल बताए। अब ये किसने उससे कहा, उसने ये झूठ क्यों बोला, किसके कहने पर बोला, ये तमाम अब जांच के विषय हैं। तो तजम्मुल दावा ये कर रहा है कि उसे गोपाल नाम बताने को कहा गया था। जो अपना नाम तजम्मुल बता रहा था वो तो दरअसल गोपाल बता रहा था, माफ कीजिएगा, वो तजम्मुल निकला और आधार कार्ड से झूठ का पर्दाफाश हुआ, क्योंकि ये ढाबे पर काम करने वाला व्यक्ति अपने आप को गोपाल बता रहा था, पर आधार कार्ड से साफ हो गया है कि ये गोपाल नहीं, ये तजम्मुल है। NH 58 पर जो कांवड़ यात्रा का रूट है वहां पर जिस ढाबे पर विवाद हुआ और जहां से सारी चीज़ें शुरू हुई और जिस व्यक्ति की पैंट उतरवाने की कोशिश हुई वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। शुरुआत में इन्होंने अपना नाम गोपाल, आपने अपना नाम गोपाल बताया जी? 3 महीने से पंडित जी ने रखा था। किसने नाम आपका रखा? पंडित जी ने। आपका सही नाम क्या है? तजम्मुल। तो उस ढाबे पर आप कब से काम कर? 3 महीने से जी। किसने जब ये सारी चीज़ें हुई तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ हुई? देखो, ये आईडी मांग रहे थे, मेरे पास है नहीं थी, मेरे पास है नहीं थी आईडी, मेरे पास आईडी नहीं थी, मेरा स्टेम बीमार चल रहा था मैं। उसके बाद मेरी 5 तारीख फिर पहले तो पंडित जी को बजाता, फिर मेरे को 5 लोग अंदर ले गए मुझे। पहले तो इतना बड़ा तार बजा, फिर मेरे पास मुझे बेहोश कर दिया उन्होंने। 2 औरत चिपटी ना, अटैक आ जा सो क्या नाम छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। वे लोग नहीं, डर गए उनसे, डर के चली गई। मैं अपने घर चली गई, मैं वहाँ से रहेगा, अकेला रहेगा मैं वहाँ से। सब भाग गए मुझ छोड़ को। होटल मालिक भी भाग गए, मेरे पीछे बहुत दूर तक करा उन्होंने। लोगों ने पीछे किया? उन्हें नहीं, महात्मा लोगों ने। उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए। डर रहे हैं? डर लग रहा है? डर नहीं, उन्होंने मुझे डरा रखा। देखो, तो ये बातचीत आप देख रहे थे। हमारे सहयोगी दिव्यांकर जो हैं वो खास बातचीत इसी शख्स से कर रहे हैं, कर्मचारी जो पंडित जी वैष्णव ढाबे पर काम करता है। और अब ये मीडिया के सामने आकर बता रहा है कि 3 महीने पहले जब इसने इस ढाबे पर काम करना शुरू किया तब यहाँ पर किन्हीं पांडव जी का वो नाम ले रहा है। कह रहा है कि उन्होंने इसका नाम यहाँ ढाबे पर गोपाल रख दिया था, इसीलिए इसने अपना नाम गोपाल बताया। उस दिन जब यहाँ पर वो हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे थे और पहचान लोगों की जानने के लिए उनके आधार चेक कर रहे थे, तब इसका कहना है कि इसके पास आधार नहीं था। इसने उन्हें अपना नाम गोपाल ही बताया, जो नाम यहाँ ढाबे पर
3 महीने पहले जब इसने नौकरी शुरू की तब इसका रखा गया। अब इसका नाम वाकई में बदला गया या ये झूठ बोल रहा है, आखिरकार पूरी कहानी क्या है, तफसील से तो अभी सच सामने आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि ये गोपाल नहीं है। गोपाल 3 महीने पहले ये दावा कर रहा है कि जब इसने इस ढाबे पर काम शुरू किया तो यहीं पर इसका नाम गोपाल रख दिया गया। NH 58 पर जो कांवड़ यात्रा का रूट है वहां पर जिस ढाबे पर विवाद हुआ और जहां से सारी चीज़ें शुरू हुई और जिस व्यक्ति की पैंट उतरवाने की कोशिश हुई वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। शुरुआत में इन्होंने अपना नाम गोपाल, आपने अपना नाम गोपाल बताया जी? 3 महीने से पंडित जी ने रखा था। किसने नाम आपका रखा? पंडित जी ने। अच्छा, आपका सही नाम क्या है? तजमुल। तो उस ढाबे पर आप कब से काम कर रहे हैं? 3 महीने से जी। किसने जब ये सारी चीज़ें हुई तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ हुई? देखो ये आईडी मांग रहे थे, मेरे पास है नहीं थी, मेरे पास है नहीं थी आईडी, मेरे पास ऐड नहीं थी, मेरा सिस्टम बीमार चल रहा था मैं। उसके बाद मेरी 5 तारीख फिर पहले तो पंडित जी को बजाता, फिर मेरे को 5 लोग अंदर ले गए मुझे। पहले तो इतना बड़ा तार बजा, फिर मुझे बेहोश कर दिया उन्होंने। 2 औरत चिपटी ना, अटैक आ जा सो क्या नाम छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। वे लोग नहीं डर गए, उनसे डर के चली गई। मैं अपने घर चली गई, मैं वहाँ से रहेगा अकेला रहेगा, मैं वहाँ से सब भाग गए मुझ छोड़ को। होटल मालिक भी भाग गया और फिर मैं क्या नाम भूखा प्यासा में जंगलों में पड़ा डर के मारा। मेरे पीछे बहुत दूर तक करा उन्होंने। लोगों ने पीछे किया? उन्हें नहीं, महात्मा लोगों ने। उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए। डर रहे हैं? डर लग रहा है? डर नहीं, उन्होंने मुझे डरा रखा। देखो पुलिस में आप गए शिकायत? नहीं जी, पुलिस वाले मुझे धमकाओ चले गए। आपको धमकाया? हाँ जी। क्यों धमकाया? वो धमकाया तू क्या नाम सही नहीं बताता, पुलिस में जाता। चौक की पड़ा हुआ बाग गोले के दौरे चौक की, उसमें। गोपाल नाम आपको बताने के लिए किसने कहा था? उन्होंने पंडित जी ने। कौन पंडित जी? क्या नाम है? खोतल लिखे पंडित जी, खोतल लिखे पंडित जी, जिनका होटल चल रहा है। होटल तो और के नाम से चला रहे हैं और अपना नाम लिखवा रखा इस पर पंडित जी। खोतल लिखे रहने वाले हैं। एक शर्मा जी में, शर्मा जी रामपत चौराहे का टॉप। कोई और वहाँ पे काम करता था आपके समुदाय का? लेडीज करती हो, लेडीज करो तो मेरे साथ काम। क्या नाम है उसका? अनीता देवी। कोई सनौर भी काम करता है? हाँ जी, मुझसे रहता हूँ, मुझे रहता हूँ। 3 महीने से काम कर रहे 3 महीने में काम, कोई पैसा नहीं देते। थे? आपको पैसा नहीं दे रहे थे? नहीं, रोटी पुट्टी में। क्या काम करते थे आप? झाड़ू सफाई का और खाना खुआना। रहना कहाँ पे आपका होता है? मैं नहीं गांव में रहता हूँ। 3 बजे मैं रात को चला जाता काम, होटल खोल लूँगा। उसके बाद मैं गया फिर जाएंगे होटल पे काम करने? नहीं, मैं गाँव ही कर रहा। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य भी हैं। मैं दीपक रंजन जी का पहले रुख करती हूँ। दीपक रंजन जी, अब इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? पहले जब ये मामला सामने आया था तो सबकी तरफ से सवाल खड़ा किया गया था कि देखो भाई, हिंदुवादी संगठन और ढाबे पर पहुंचते हैं और वहां पर जो बदसलूकी करते हैं वो व्यक्ति तो कर्मचारी ढाबे का गोपाल निकला। अब तो पता चल रहा है आधार कार्ड से कि ये गोपाल झूठा नाम था, असल में तो ये तजम्मुल है। रोमाना जी, देखिए आज ये दहलीज में आता था, ये तानाशाही सरकार चल रही है। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं, लोग अपना नाम बदल करके व्यापार करने पे मजबूर हो गए। आज जिस तरीके से आपने देखा होगा आगरा में एक जात पूछ करके कि किस साल का बच्चा जो अपना पालन पोषण करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, उससे सिर्फ उसकी जात पूछ करके उसको गोली मार दी गई, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, हमें मालूम था कि जब ये धार्मिक पर्व जब आएंगे तो इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके 100 पोसी जितने भी संगठन है, जितने भी इस तरीके के हिंदूवादी संगठन इन्होंने बना रखे हैं, ये लोग लोगों के बीच में जाएंगे और हिंदू मुस्लिम कराने का काम करेंगे। भाई आपने देखा होगा जिस तरीके से अगर उसको छुपाना होता था तमुल को, तो अपना वो आधार कार्ड भी नहीं देता, लेकिन वो किस तरीके से डरा हुआ है, किस तरीके से वो खौफजदा है। जाहिर सी बात है उसको सारी चीजें रिकॉल हुई होंगी
कि आज जब नहीं, संसद में दीपक जो जी, मान्य सांसद जी, मेरी बात आ जाए, दीपक जी, मेरी नहीं, बात रोमाना जी पहले आपने जी, आप जी। ऐसी बात आपने कह दी है कि मेरी- मुझे बीच में आना पड़ रहा है। आप मेरी कह रहे हैं बात- कि डरा नहीं, हुआ मेरी था, बात- छुपाना होता। मेरी बात- सर, छुपाना आज- नहीं आज होता आपके- अगर, तो जब वहां आपके- मीडिया के कैमरों के सामने आकर इसने बोला कि मेरा नाम गोपाल है, तभी ये बता देता कि मेरा नाम असल नहीं, में आज तजम्मुल तो- है। आज ये तो- जिनका आज तो ढाबा है सही पंडित बता- जी, जो आज देखिए- जो बोल रहा है वो उसी दिन बता देता कि ये जो ढाबा नहीं, चलाते देखिए- हैं पंडित जी, जो वो कह रहा है कि वो खतौली के जी- रहने वाले हैं। पंडित जी ने मुझे कहा कि रोमाना अपना जी- नाम, तेरा नाम मैं गोपाल रख रहा हूं, उसी दिन बता देता। ये रोमाना सब जी- इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? जी, रोमाना जी, अगर वो झूठा होता तो भाग गया होता वो, आज भी आपके अच्छा। कैमरे को फेस नहीं करता, लेकिन आज हाँ। सच्चाई फेस कर रहा। उस टाइम उसको 5 लोगों ने घेर रखा था। अच्छा, हम्म। आपने जो वहां पे आगरा का जो मामला था, आगरा का मामला आपको याद नहीं किस तरीके से एक नौजवान को 21 साल के लड़के को उसकी जात पूछ करके गोली मार दी गई थी? वो बेचारा बिरयानी बेचता था, वो कारोबार कर रहा था। आज की तारीख में इस तरीके का माहौल इन्होंने क्रिएट कर रखा है। अच्छा, पूर्व में ऐसा तो है नहीं, रघुपत साय जी जो थे, फिराक गोरखपुरी नाम से उनकी पहचान बनी। आज उनको पूरा देश, पूरी दुनिया उनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जानती है। दिलीप कुमार साहब हैं, अलामा इकबाल साहब हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। नहीं जिनकी सर, जाति बात कुछ ये और है, थी, नाम बात कुछ ये है और कि था। आप जिस तरीके की मिसालें दे रहे हैं सर, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं एप्पल्स और ऑरेंजेस को। आप उस तरीके की मिसालें यहाँ पर दे रहे हैं सर। यहाँ पर पेन नेम रखने का नाम या स्क्रीन नेम रखने की बात नहीं हो रही है सर। यहाँ पर मामला जो है, आपको उस मामले की संवेदनशीलता को भी समझना होगा। इतनी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ सर। ये मामला जो है वो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। एक सेकंड दीपक जी, एक सेकंड दीपक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सर। मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि मुझे लगता है कि जरा सा सर संदर्भ समझना चाहिए ना। ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है सर, ये कावड़ यात्रा से जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसे में जो कावड़ यात्री होते हैं वो कितनी पवित्रता के साथ, कितनी कठिनाइयां और एक तरीके से कठोर तपस्या आप कह सकते हैं करते हुए पैदल चलकर जाते हैं सर, कावड़ भरकर लाते हैं। भाई उनकी तो आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया ना सर। अगर उनको सच नहीं बताया जाता है या फिर उनको धोखे से कुछ ऐसा अनाप शनाप खिला दिया जाता है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए सर, अगर सरकार की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं कि साहब अपनी नाम पहचान उजागर कीजिए। ऐसे में अब जरा आचार्य विक्रमादित्य के पास हम चलेंगे, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य अब यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। आ रही हूं सर, एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य। लेकिन अब ये जिस तरीके से मामला खुल रहा है और इसमें ये तजम्मुल सामने आ गया और अभी एक नई कहानी बता रहा है। ये कह रहा है कि 3 महीने से इस ढाबे पर काम कर रहा था। ढाबे के मालिक कोई पंडित जी हैं, खतौली में रहते हैं। उन्होंने ही पंडित जी ने कहा कि तेरा नाम गोपाल है, बस बिना पैसे के इस तजम्मुल को अपने ढाबे पर रखा हुआ था, साफ सफाई का काम करता था, खाना दे दिया जाता था वहां पर इसको। तो आपको नहीं लगता कि जो सच छुपाने का काम तजम्मुल ने किया, उतने ही बड़े दोषी इस मामले में वो पंडित जी भी हैं, जो जानते बूझते कि ये तजम्मुल है, इसको गोपाल नाम देकर अपने ढाबे पर रख रहे हैं? आचार्य विक्रमादित्य, लेकिन हमारे सबसे पहले तो ये चीज सामने आने की जरूरत है कि जिस प्रकार में विवाद हो रहा था वो सत्य है, विवाद है। और जिस प्रकार से धोखा देने का काम किया जा रहा है, नाम कुछ और रखा जा रहा है, काम कुछ और, बड़ा विचित्र स्थिति है। पंडित जी के नाम को बीच में लाने का प्रयोग किया जा रहा है। पंडित जी पता ही नहीं कौन है, लेकिन क्यूआर कोड वहां पर किसी मुसलमान का लगा हुआ है। क्यूआर कोड, मालिक देखो, धन जो पैसा आता है ना, वो मालिक हमेशा अपने अकाउंट में मंगाता है। मुझे नहीं लगता कि पैसा अल्टीमेटली सारा काम व्यवसाय पैसे के लिए किया जाता है, और पैसा जो आता है वहां क्यूआर कोड से जा रहा है। क्यूआर कोड किसी मुस्लिम का लगा हुआ है। आचार्य विक्रमादित्य, क्योंकि आपने ये बात उठाई है सर, और हमारे जो रिपोर्टर है दिव्यांकर, वो वहां पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहुंचे हैं सर, और उन्होंने आज ये पड़ताल की है। मुझे लगता है आपने सुबह एबीपी न्यूज पर शायद वो रिपोर्ट नहीं देखी होगी। उस रिपोर्ट में सामने आया है सर कि 3 साल पहले ये ढाबा बिका था, और वो जो क्यूआर कोड की बात की जा रही है वो पुराना क्यूआर कोड है जो अब काम नहीं करता। और वहां पर जो अभी ढाबा चला रहे हैं, उन्होंने वो नए क्यूआर कोड दिखाए हैं, जिसमें 2 क्यूआर कोड वो अपने नाम पर बता रहे थे। एक जो कोई दीक्षा हैं, जो दीक्षा शर्मा जो ओनर हैं उस पंडित जी ढाबे की, उनके नाम का एक लगा हुआ है वहां पर क्यूआर कोड। एक उन्होंने क्यूआर कोड बताया जो पुराना अनीता देवी के नाम पर लगा हुआ है। ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था, क्योंकि एबीपी न्यूज पर हम बैठे हुए हैं और हमारे दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने दर्शकों के सामने वो जानकारी रखी। आइए सर। अभी जो वक्तव्य यहाँ पर इस व्यक्ति ने तजम्मुल ने दिया है कि मुझे लोगों ने मारा, अरे भैया तो पुलिस के पास जाते, पुलिस कंप्लेंट कराते, कहीं ना कहीं एमएलसी होती, कोई एमएलसी नहीं हुई, कोई एमएलसी नहीं। वो कह रहे मारा गया, मुझे तार से मारा है, एमएलसी क्यों नहीं कराई गई? जिस प्रकार से वो अपना बात बोल रहा है उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई दे रहा है, दिक्कत है कहीं ना कहीं। अरे
ये मुझे मैं कहूंगा कि एसपी जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं कहीं ना कहीं तथ्यों को पूरी तरह समझने के बाद सपोर्ट किया करें। यहाँ सपोर्ट कर देते हैं, कल उन्होंने आतंकवादी घटना के साथ जोड़ दिया पूरे हिस्से को की। मैं इस पर जवाब लेती हूँ, मैं उस पर दीपक रंजन से जवाब लूंगी। वो जो आतंकवादी वाला मामला आप कह रहे हैं ना, कैसे बीजेपी और आतंकवादी एक जैसे, जो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा कि साहब पुलिस के पास जाना चाहिए था इस पीड़ित को, तो सर क्या पुलिस को इस पीड़ित को नहीं लेकर जाना चाहिए था जांच कराने के लिए? पुलिस की तरफ से जो आरोप जिन पर लगे कि पहुंचे वहां पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग और उन्होंने ये मारपीट की, पैंट उतरवाई, कपड़े उतरवाए, उन्हें तो पुलिस नोटिस भेज रही है। उन्हें किस आधार पर पुलिस नोटिस भेज रही है? इस व्यक्ति को पुलिस मेडिकल के लिए क्यों नहीं लेकर गई? आपको लगता है कि यहां पर पुलिस ने चूक की, बिना मेडिकल कराए पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया? आचार्य विक्रमादित्य, बिल्कुल मेडिकल हुआ। अब ये सामने उपस्थित इनके बयान में विरोधाभास दिखाई दे रहा है ना। पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं भाग गया था, भागने के बाद मैं जंगलों में घूमता रहा, जंगलों में घूमने के बाद मुझे खाना नहीं मिला, पीछे मेरे साधु लोग घूम रहे थे। कितने साधु थे भाई? कौन सा वीडियो वहां पर, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उसको आगे पीछे होते हुए, हर जितने भी रेस्टोरेंट है उन सब में पूरा सीसीटीवी आजकल हर जगह लगा होता है और सरकार की तरफ से हिदायत है कि हर जगह सीसीटीवी लगे होने चाहिए। कहीं भी कोई साधु नहीं दिखाई दे रहा, कहीं भी कोई साधु। एक भी कह रहे ना वो साधु मेरे पीछे लग के भाग रहे थे, महात्मा बोला उसने, महात्मा। हाँ जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, महात्मा शब्द का उसने प्रयोग किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके के विरोधाभास आचार्य विक्रमादित्य को नजर आ रहे हैं, जिस तरीके के विरोधाभास, मुझे लगता है दर्शक भी समझ रहे होंगे कि ये किस तरीके का बयान दे रहा है। इससे पहले झूठ क्यों बोला, अब ये बता रहा है कि इसका नाम तो जो ढाबे के मालिक हैं, जो खतौली के बता रहा है, ये वहीं मुजफ्फरनगर में ही खतौली पड़ता है, और कह रहा है कि वो ढाबे के मालिक पंडित जी हैं, खतौली में वो रहते हैं। 3 महीने पहले उन्होंने ही मेरा नाम गोपाल रखा, मुझे बोला अब तू गोपाल बनकर मेरे ढाबे पर काम कर। तो पुलिस आखिरकार इस पूरे मामले में इतनी अलग अलग बातें सामने आने के बावजूद सही स्पष्ट तरीके से जांच क्यों नहीं कर रही है, ताकि तस्वीर साफ हो पाए? इससे पहले पुलिस या जांच हो और तस्वीर साफ हो, लेकिन दीपक जी मौका मिल गया है सर राजनीति करने का, इसीलिए बयान ऐसे कि कोई सीमा ही नहीं सर छोड़ी आपने, हर सीमा लांघ दी कि बीजेपी और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं, यहां तक आपके नेता कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं सर? तो रोमाना जी, आप इस चीज को मानती हैं कि जो अराजक तत्व वहां पे कहते थे कि किसी व्यक्ति को किसी की जांच पूछने का अगर उनको जरा सा भी संदेह था तो वो पुलिस को फोन कर लेते, बता देते भाई हमें इस व्यक्ति के ऊपर शक है, इस तरीके से मिसबिहेव कर रहा है, या इस तरीके की इसकी एक्टिविटी है, आप कृपया आकर के जांच कर लीजिए। वो कौन होते हैं? उसको बंद कमरे में ले जाकर के उसके पैंट उतारवा करके उसकी जांच करने वाले। और भाई देखिए, पंडित जी कोई बहुत दूर तो होंगे नहीं, जो ढाबे के मालिक हैं या जिस भी जात क्यों हो सकता है, उन्होंने भी अपनी जांच छुपा रखी है, या जिसने भी जो है, जो सही है जो गलत है, इसकी जांच पड़ताल तो पुलिस प्रशासन ही कर सकता है, वहां की लोकल बॉडी कर सकती है। देखिए, हम लगातार समाजवादी पार्टी के लोग, इसीलिए जातिगत जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग लगातार सड़क से लेकर के सदन तक, अगर जातिगत जनगणना आज की तारीख में हो गई होती तो कौन किस जाति का है, कौन किस जात का नहीं है, आज की तारीख में रोमाना जी को अपनी जात नहीं छुपा पाता। लेकिन देखिए, पहले भी ऐसी फोटोज आती थी। सर ये अलग ही दिशा में लगा इस पूरी चर्चा को, जातिगत जनगणना पर आप ले आए। आप तो मुझे बताइए कि एक तरफ आप हिंदूवादी संगठनों को कहते हैं कि वो सड़क पर उतरकर इस तरीके का उत्पात मचा रहे हैं, उनको ये अधिकार किसने दिया, तो फिर उनको आप आतंकवादी कहिए ना। आप बीजेपी को आपके नेता आतंकवादियों से तुलना कैसे कर रहे हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपके नेता बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से क्यों कर रहे हैं दीपक रंजन जी? रोमाना जी, इन तस्वीरों को आप क्या कहेंगी? जहां मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़िया यात्रियों को फल फ्रूट देने का काम करते थे, उनको ऊपर पुष्प बरसाते थे, और आज की तारीख में कांवड़िए क्या कर रहे हैं? ये देख लीजिए, सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, सड़कों पर जिस तरीके से जो है वो कर रहे हैं, इसको आप कैसे जस्टिफाई कर देंगे? इसको आप कैसे जस्टिफाई कर देंगे? दीपक रंजन जी, एक तो आप जो दिखाना चाह रहे हैं सर वो दिख नहीं रहा है, स्क्रीन इतनी छोटी है कि दर्शक नहीं देख पा रहा है आप जो दिखाना चाह रहे हैं। और दीपक रंजन जी, दूसरी बात ये है, सर सुनिए ना, लाइट पड़ रही है सर, कुछ नहीं दिख रहा है, कैमरा पर लाइट पड़ रही है सर, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पर लाइट पड़ रही है, नहीं दिख रहा है, जरा शांत और संयम होकर बात सुनिए सर। दीपक रंजन जी जरा शांत हो जाइए, यहाँ पर आपको लड़ने के लिए नहीं बुलाया सर, चीखने का कंपटीशन मुझे आपके साथ नहीं करना है, जरा रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए ना सर, लगातार बोलना है क्या आपको? बिना बोले काम नहीं चलेगा क्या आपका? 1 मिनट रुक जाइए ना, रुक जाइए सर, रुक जाइए
समझिए इस बात अच्छी को चीज कि दिखाई आप तो लोग आपको- सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने अपना नजरिया ही आगे रखना चाहते हैं सर। आप समझने ही नहीं देना चाहते देश को कि पूरी तस्वीर मैं क्या है, समझाना पूरी चाह रहा हूं, खबर आप क्या नहीं है। समझ पा रही हैं, आपको सुन बस रही जो हैं। सूट करता है अपनी राजनीति सुनना के नहीं हिसाब चाह से रहे हैं। वही आप दर्शकों को और देश को रुमाना दिखाना जी, चाहते हैं आप सर। सुनना नहीं अब चाह आप रही यही हैं। दिखाना मैं चाहते हैं कि दिखाना- मुस्लिम मैं- समाज वाले फूल बरसा रहे थे, तो सर दूसरा बिल्कुल पक्ष भी बरसाते दिखाएगा। थे। मुस्लिम समाज के बिल्कुल, लोग रोटी बिल्कुल। बनाते हैं तो थूकते हैं, बिल्कुल। मुस्लिम समाज के और लोग हिंदू जो है समाज के वो लोग- किस तरीके और से हिंदू खाने को समाज के लोग अपवित्र करते हैं इस सर। तरीके से आप पसीना लोग लगा करके सर वीडियो पूरी तो भी है। तस्वीर सामने पसीना क्यों नहीं लगा आने करके देना रोटी चाहते बनाते हैं सर? हिंदू समाज के क्यों भी बहुत अपनी से अपनी लोग। राजनीति के बहुत से चक्कर में हिंदू समाज के इस लोगों ने समाज ऐसा को किया। आप लोग बांटने पर तुले हुए हैं? जातिगत जनगणना आप लेकर आ गए इस पूरे मामले में। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, और भी लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? आप क्या उम्मीद करेंगी? मैं कोई अच्छी चीज दिखा रहा हूं। मैं तो चाह रहा हूं रोमाना जी, ये तस्वीरें आनी चाहिए जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं, कांवड़ियों की मदद कर रहे हैं, कांवड़ियों को फल दे रहे हैं, कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि इस तरीके की तस्वीरें आनी चाहिए, ना कि सर थूक वाली मैं तस्वीर आपसे आनी ये चाहिए, कह रही हूँ, ना आप तो जो ना कह रहे हैं बदलने वाली तस्वीरें आनी तस्वीर चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य ये भी तो तस्वीरें सामने आनी चाहिए ना। और इस बात पर भी तो सबको एकजुट होना चाहिए ना कि साहब कौन क्या खा रहा है, कहां से खा रहा है, इसकी जानकारी इंसान को होनी चाहिए। उसकी अपनी इच्छा, वो कहां से खाए कहां से ना खाए। और ऐसे में पारदर्शिता अगर हो तो इससे दिक्कत क्या है? नाम सबका पता हो, पहचान सबकी पता हो, इसमें दिक्कत क्या है आचार्य विक्रमादित्य? हमारे जो पिछले साल डिबेट चल रही थी इसी प्रकार की कावड़ के ऊपर, मैं स्वयं मुजफ्फरनगर गया और वहां पर पुलिस ने एक कैंपेन चलाई थी कि हर कावड़बाज जितने भी दुकानदार है उनको वहां पर अपना नाम लिख के लगाना है। एक मुस्लिम थे, मैं चैनल के साथ था, तो मैंने उनसे केले खरीदे, मैंने कहा खाओगे? कोई दिक्कत नहीं है भैया, साफ साफ बात देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कौन मना कर रहा है? देखिए 420 जहां होती है वहां दिक्कत होती है, और जहां राजनीतिक दल आकर अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई सही भरोसा बात। नहीं। ये व्यक्ति जो अभी जो बोल रहा है, इस व्यक्ति के तथ्य के दृष्टिकोण से, इसने कहा मेरे पास आईडी नहीं थी। ये व्यक्ति स्वयं गया हो वहां बताने के लिए, अपना नाम छुपा के रखा हो। पूरा कहानी क्या है सामने आनी चाहिए यार। राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति जिस प्रकार से कल समाजवादी के व्यक्तियों ने जिस प्रकार से बदतमीजी करी है पूरी तरह से, यानी आप बताइए पहलगाम की घटना के आतंकवादियों को यहाँ जोड़ दिया तमाम हिंदू संगठनों के साथ, तमाम हिंदुओं के साथ, तमाम कांवड़ियों के साथ। मुझे बताइए क्या जघन्य अपराध। आज तक बताइए क्या मुस्लिम तथाकथित किसी मौलाना ने उस व्यक्ति को वहां पर फतवा दिया कि ऐसे भाई फतवा मत दो कि ईमान, मुसलमान का मतलब होता है ईमान वाले, जो ईमान के पक्के हो। लेकिन ऐसे लोग ईमान को खराब करते हैं, और एक छोटा सा खराब सेवा जो होता है ना, से पूरे की पूरी बगिया को खराब कर देता है। तो हम सही। ये 2-3 अच्छी फोटो और 2-3 खराब फोटो के चक्कर में ना फंसे, अच्छी बिल्कुल। बातें सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिल्ली में अपना ऑपरेशन चलाता हूँ, कोई व्यक्ति आता है तो हॉस्पिटल में मुसलमानों का भी इलाज होता है, हिंदुओं का भी इलाज होता है। मेरे हॉस्पिटल में आके मुसलमान भी काम करते हैं, हिंदू भी काम करते हैं। नहीं, बताते बिल्कुल हैं सही ना, बात है। अब दिक्कत यही है कि हम गलत को गलत और सही को सही क्यों नहीं कह सकते हैं। मैं बिल्कुल दीपक रंजन जी इस बात को लेकर आपके साथ हूं कि साहब किसी को यह अधिकार नहीं है कि कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले। वो हिंदूवादी संगठनों को अगर कोई दिक्कत थी, उनको स्थानीय पुलिस के पास जाना चाहिए था, पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, और पुलिस को वहां पर जाकर एक्शन लेना चाहिए था। इस पर भी सवाल है कि अभी तक पुलिस जो है वो इस मामले की सच्चाई जो है वो देश के सामने क्यों नहीं ला सकी है। लेकिन साथ ही साथ जो बात आचार्य विक्रमादित्य कर रहे हैं वो बात भी 100% सही है कि साहब सच बताने में क्या हर्ज है। आपका जो नाम है, आपकी वो पहचान है, उसे सामने रखिए। और ये झूठ और धोखा देकर किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, इसकी इजाजत तो देखिए कोई धर्म नहीं देता, कोई मजहब नहीं देता। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल से, जहां हावड़ा में एक फैक्ट्री में आग लगी है। नेशनल हाईवे 116 पर आलमपुर के पास आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए आप, कितनी भीषण ये आग लगी हुई है। फैक्ट्री में ये आग लगी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में फैक्ट्री में भीषण आग। नेशनल हाईवे 116 में आलमपुर जो है उसी के नजदीक ये फैक्ट्री जो इस वक्त पूरी तरह आग की लपटों में घिरी हुई नजर आ रही है। काफी हिस्सा आप देख रहे हैं फैक्ट्री का जलकर खाक हो चुका है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 4 गाड़ियां अब तक फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे जो दमकल कर्मी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन अभी भी आग बेकाबू है। और अब जम्मू कश्मीर आपको लेकर चलेंगे, जहां कुलगाम में सरकारी अनाथालय में आग लग गई।
इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई नजर आई। इस अनाथालय में 50 से ज्यादा छात्राएं रहती हैं। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने की वजह की जांच जारी है। तो जम्मू कश्मीर का कुलगाम और यहां पर ये अनाथालय जिसमें 50 छात्राएं रहती हैं। गनीमत ये रही कि आग लगने के बाद इन छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोई जान की हानि नहीं हुई। अगर आपके घर में भी नौकर है और आप उसे किसी बात को लेकर डांटते फटकारते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने के लिए जरूरी है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में डबल मर्डर हुआ। घर के नौकर ने ही घर उजाड़ दिया, मां बेटे की हत्या कर डाली। 42 साल की मां, 14 साल का बेटा, दोनों की गला रेतकर नौकर ने हत्या कर दी। जानकारी मिल रही है मालकिन ने डांट लगाई थी, इसी को लेकर नौकर को गुस्सा आ गया। धारदार हथियार से नौकर ने दोनों मां बेटों का मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद ट्रेन के जरिए भाग रहा था नौकर, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यूपी पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार किया। तो आरोपी नौकर मुकेश की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कल की ये वारदात है। कल रात करीब 9:30 बजे के आसपास जब वो व्यक्ति जिनका ये घर था अपने घर लौटे तो देखकर उनकी तो हवाइयां उड़ गईं कि घर में 2-2 लाश, उनकी पत्नी भी और बेटा भी, दोनों के शव उनकी आंखों के सामने थे। जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। घर का नौकर फरार था। आज पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है। नौकर आरोपी मुकेश गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दरअसल बुधवार रात करीब 9:40 पर पुलिस को इस डबल मर्डर की सूचना मिली। पुलिस यहां मौकाए वारदात पर पहुंची। शुरुआती छानबीन में पुलिस ने पाया कि यहीं इसी घर में रहने वाले जो कुलदीप थे वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। जब वो अपने घर में पहुंचे रात को 9:40 पर, तब उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा जो था वो अंदर से बंद है। घर की सीढ़ियों पर और दरवाजे पर उनको खून के निशान दिखे। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौकाए वारदात पर पहुंची और पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। और जब पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई तब पुलिस ने देखा कि घर के अंदर जो कुलदीप की पत्नी है रुचिका, उनकी जो लाश थी वो बेडरूम के अंदर पड़ी हुई थी। इसके अलावा जो कुलदीप के बेटे हैं उसकी जो लाश थी वो बाथरूम के अंदर पड़ी हुई थी। दोनों की ही धारदार हथियार से हत्या की गई थी। डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात ने पुलिस को भी सन्न कर दिया। तमाम टीमें बनाई गई और पुलिस ने जब शुरुआती छानबीन की तो पुलिस ने शुरुआती छानबीन में देखा कि जो घर का नौकर है वो फरार है। इसके बाद पुलिस ने घर के नौकर को पकड़ने के लिए तमाम टीमों का गठन किया। तमाम टीमें जो थी वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से नौकर की तलाश में जुट गई। जो नौकर था वो बिहार का रहने वाला था और पिछले काफ़ी समय से यहीं कुलदीप के घर में काम कर रहा था। इसके अलावा कुलदीप के गारमेंट की शॉप है, वहाँ पर भी काम करता था और वो जो नौकर है वो कुलदीप की गाड़ी भी चलाता था। नौकर की तलाश लगातार की जा रही थी और पुलिस ने आखिरकार नौकर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम मुकेश बताया जा रहा है, जो कि बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है। जब पुलिस ने नौकर मुकेश से पूछताछ की तो पूछताछ में सामने आया कि घर की मालकिन ने मुकेश को डांट दिया था, इस वजह से उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो मुकेश को लेकर के पहुंच रही है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार हत्या के पीछे की जो वजह है वो क्या सिर्फ यही है कि मालकिन ने डांट दिया था इसलिए उसने डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। मुकेश से लगातार पुलिस की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ये है आरोपी नौकर मुकेश, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि इसी ने अपनी मालकिन और मालकिन के बेटे की हत्या की है। प्रेम जी, ये बताइए कि कल कितने बजे करीब आप कुलदीप जी के साथ यहाँ पर पहुँचे थे और क्या देखा था आपने यहाँ पर? यहाँ करीब 9:15 बजे हम आ गए थे, हाँ, दुकान क्लोज करके। हाँ, तो देखे रेलिंग पे एक ब्लेड लगा हुआ, दरवाज़ा लॉक है, फ़ोन अंदर बज रहा है। तो 2-3 फ़ोन किए, तो फिर दुकान पे तो 8-10 फ़ोन किए, फिर यहाँ भी किए, नहीं लगा। फिर खून देख के हम लोग घबरा गए। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया, फिर 100 नंबर आई तो दरवाज़ा लॉक तोड़ा। तो उसके बाद अंदर मैंने गया,
मैं तो पुलिस वाले कह रहे हैं आप बाहर बैठो। उसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस को पहला शक मुकेश के ऊपर हुआ, तो मुकेश क्या गायब था यहाँ से? मुकेश तो आ ही नहीं रहा था शॉप से, एक हफ्ते से नहीं आ रहा था। वो तो कैमरे में पता चला। उसके ना आने की वजह कोई? कह रहा था पेट में दर्द है, बार बार पैसे मांग रहा था। पैसे दे भी रहे थे, मना पैसे के मना कभी नहीं है। मोबाइल भी दिए थे, दो मोबाइल चोरी हो गया था उसका, फिर 2 मोबाइल भी दिए थे। पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि मालकिन ने उसको डांट दिया था, इस वजह से उसने ये मर्डर किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि डांटने की वजह से ऐसा कर दिया उसने? ना रहा, थोड़ा बहुत डांटेगा ही। हम भी डांट खाते हैं, इनके 38 साल हो गए, ये भी डांट खाते हैं। तो हम ऐसे बुरा मन ऐसे करेंगे तो हमारी पेट नहीं पलेगा, ना हमारे बच्चे खाने में मर जाएंगे। और इस बीच दिल्ली में जो डबल मर्डर हुआ है, इस केस में बड़ा अपडेट सामने आ गया है। आरोपी नौकर मुकेश, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुकेश कह रहा है कि 40,000 एडवांस मैंने लिया हुआ था, 4-5 दिन से काम पर बुला रहे थे, गुस्सा आया तो महिला को मार डाला। लड़के ने शोर किया तो उसे भी मार डाला। लीजिए, पूरा मामला अब पैसे पर आकर खुल रहा है। अब ये आरोपी बता रहा है कि इसने एडवांस ले रखा था, 40,000 का एडवांस था इसके पास। 4-5 दिन से ये काम पर नहीं जा रहा था, इसको काम पर बुलाया जा रहा था, और ऐसे में इसे गुस्सा आया और इसने महिला को मार डाला। घर में बच्चा मौजूद था 14 साल का, उसने शोर मचाया तो फिर इसने बच्चे को भी मार डाला। ये है आरोपी जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकेश इस आरोपी का नाम है। 40,000 इसने एडवांस लिए हुए थे, काम पर नहीं जा रहा था, काम पर इसको बुलाया जा रहा था, और जब गया तो जाहिर सी बात है मालकिन ने इसको डांटा होगा, और यही कह रहा है कि इसको जब मालकिन ने डांटा तो इसको गुस्सा आया और इसने मालकिन को पहले मारा। बच्चा घर में मौजूद था, उसने जब देखा कि माँ की हत्या हो गई है वो चीखने लगा, तो फिर इसने बच्चे की भी हत्या कर दी। जो 2 शव बरामद हुए, मालकिन का शव घर के बेडरूम में और बच्चे का शव घर के बाथरूम से बरामद हुआ। और इस बीच ये आरोपी नौकर मुकेश, इसका कबूलनामा सुनाते हैं आपको। 10,000 रुपये और मोबाइल मांग रहे थे, तो मेरे पास था ही नहीं, तो इसलिए मैंने दिया नहीं, काट दिया उन्होंने। फिर मैं घर पे गया उनके, तो उन्होंने बोला पापा को बोल दूँगी, धमकी देने लगे, तो मैंने फंदक में फिर मार दिया उन्हें। इसने देख लिया था करते हुए कत्ल मम्मी को, तो भाग रहा था, चिल्ला रहा था। सीधे आपको लेकर चलेंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, ये जो इसका कबूलनामा सामने आया है, मतलब वो बिल्कुल कहते हैं ना कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और जो किया इसने उस पर कोई पछतावा नहीं है। मतलब कह रहा है कि खुंदक में आकर मैंने मार दिया, क्योंकि वो एडवांस लिया हुआ था, उन्होंने कहा ठीक है तुम पैसे वापस करो। ये काम कहाँ करता था मनोज, ये कुछ जानकारी मिल रही है? ये घर में इनके काम करता था या व्यवसाय इनका कोई दुकान वगैरह था, वहां पर काम करता था? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जो मुकेश है वो जो इनकी दुकान है कपड़े की, वहाँ पर तो काम करता ही था, साथ ही साथ ड्राइवर का भी वो काम करता था, और पिछले 3 साल से वो यहाँ पर काम कर रहा था। जैसा कि मैंने मुकेश के जो साथी थे उनसे बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि पिछले 8 दिन से वो काम पर नहीं आ रहा था, और कुछ पैसे के लेन देन की बात जो थी वो उसके जो साथ काम करता था उस शख्स ने भी की थी। और जिस तरीके से मुकेश ने ही कबूल कर लिया है कि 40,000 रुपये उसको लेने थे, और जो पैसे मांगे गए उसको गुस्सा आया और उसने इस तरीके से दोहरे हत्या कांड को अंजाम दे दिया। लेकिन पुलिस अभी उससे और भी पूछताछ कर रही है कि हो सकता है कि कुछ और भी वजह रही हो, लेकिन जिस तरीके से उसने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है उससे इतना जरूर साफ है कि उसने पहले प्लानिंग जरूर की होगी कत्ल करने की। लेकिन पुलिस की एक गंभीर जो टीम बनाई गई थी, पुलिस की तरफ से 6 टीमें गठित की गई थी, जो तमाम CCTV लगे हुए थे उनको देखा गया, चेन से चेन को कनेक्ट किया गया, क्योंकि मुकेश की लोकेशन का पुलिस को लगातार पता चल रहा था। लाजपत नगर में जिस तरीके से CCTV फुटेज बहुत सारे लगे हुए हैं, उनको पुलिस ने पहले ट्रेस किया, उसके बाद पता चला कि ये उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है। ट्रेन में बैठ करके उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। अब इसको यहाँ दिल्ली लेकर आया जा रहा है और पुलिस इसको अब अदालत में पेश करेगी। हो सकता है पुलिस इसकी रिमांड की मांग भी करे और आगे और इससे पूछताछ करे कि इसके मन में और क्या चल रहा था, क्या सिर्फ 40,000 रुपये ही कत्ल की वजह थी या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। जी
देखिए, बड़ी जानकारी जो हमारे सहयोगी मनोज वर्मा दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से पुलिस इस आरोपी मुकेश तक पहुंचने में कामयाब हुई। सीसीटीवी खंगाले गए और उसी की मदद से पुलिस ने मुकेश को लोकेट किया और फिर पुलिस कड़ियां जोड़ती चली गई और साफ तौर पर पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था, दिल्ली पुलिस को, कि मुकेश जो है वो यूपी की तरफ जा रहा है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस का सहयोग लिया और आखिरकार उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है। अब इसको दिल्ली लाया जा रहा है। कबूलनामा इस आरोपी का सामने आ गया है। दुकान में काम करता था और घर में भी इन्हीं दंपत्ति के ड्राइवर के तौर पर काम करता था। पिछले कई दिन से काम पर आ नहीं रहा था। इसने एडवांस पैसा लिया हुआ था, तो जाहिर सी बात है जो मालिक हैं वो पैसे का दबाव बना रहे थे, काम पर आने का दबाव बना रहे थे। और अगर मुकेश की माने तो इसी चिढ़ में आकर इसने ये 2 हत्याएं कर दी। कावड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर पहचान को लेकर जो विवाद शुरू हुआ उसमें नया मोड़ आ गया। योग साधना आश्रम के महंत यशवीर की अगुवाई में ढाबे पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। आरोप लगा पहचान अभियान चलाने के दौरान स्वामी यशवीर की टीम ने पंडित जी वैष्णो ढाबे पर एक कर्मचारी के साथ बदसलूकी की। जो बदसलूकी हुई वो तो सबने देखी, लेकिन तब सबने ये भी देखा कि उस कर्मचारी ने अपना नाम गोपाल बताया था और उस कर्मचारी ने आरोप लगाए थे कि कैसे उसके साथ बदसलूकी की गई, उसका धर्म जानने के लिए उसके कपड़े तक उतरवाए गए। लेकिन अब उसी कर्मचारी का सच सामने आया है उसके आधार कार्ड से। कर्मचारी ने झूठ बोला था, कर्मचारी का नाम गोपाल नहीं है, कर्मचारी का नाम तजम्मुल है। आधार कार्ड से यह सच सामने आया है और साथ ही साथ कर्मचारी भी मीडिया के कैमरे पर सामने आया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में इस कर्मचारी की तरफ से कहा गया कि दरअसल 3 महीने पहले जब इसने पंडित जी वैष्णो ढाबे पर काम करना शुरू किया तो इसी पंडित जी वैष्णो ढाबे के मालिक ने उसे उसका नाम गोपाल रखने के लिए कहा और इसीलिए उसने अपना नाम गोपाल बताया था। सावन से पहले नेम प्लेट विवाद का हॉट सेंटर बना मुजफ्फरनगर का ये पंडित जी का वैष्णो ढाबा है। यहीं पर काम करने वाले गोपाल ने आरोप लगाया था कि स्वामी यशवीर की टीम ने छापा मारकर उसकी पैंट उतरवाने की कोशिश की थी। इस बात का शक था कि नाम में भले ही पंडित और वैष्णो लिख रखा है, लेकिन ये ढाबा मुसलमान का है। कुछ हिंदू संगठनों ने खुद ही अपने लेवल पर इंक्वायरी शुरू कर दी थी। ढाबे पर रोटी बनाने वाले इस कर्मचारी ने अपना नाम गोपाल बताया और आरोप लगाया कि जब वो छापेमारी वाली टीम को अपना आधार कार्ड नहीं दिखा पाया तो इन लोगों ने उसकी पैंट उतरवाने की कोशिश की, चेक करने की कोशिश की कि वो सच में हिंदू ही है या मुसलमान। मैंने पैंट तारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा और क्या नाम मुझे नंगा करने को तो ये लोग आंदोलन को मोड़ने के लिए झूठा आरोप लगाया गया, क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी। यदि वहां पर पीटने का और पैंट उतारने का कार्य होता तो जो मीडिया थी उनके कैमरे में बंद हो जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। पैंट उतरवाने के संगीन आरोपों के बीच राजनीति शुरू हुई तो ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी कूद पड़ी। ये होते कौन, ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स, ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या ये गंदगी है? हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा, तैयार रहो आप लोग। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। जो सनातन को मानने वाले हैं उनको धार्मिक मान्यताओं का प्रतिपादन करना होता है और ऐसे समय ये जो जीएसटी है, जो तमाम और कानून बने, उसमें भी होता है कि साइन बोर्ड अपने नाम से लगाओ, उनका रजिस्ट्रेशन भी अपने नाम से होता है।
तो क्या दिक्कत है, उसमें तो आप तैयार रहते हो। और इस पर्व में कहीं पंडित जी का ढाबा है और पंडित जी के ढाबा के अंदर पता लग कोई और, तो क्यों करो? हिंदू मुसलमान का सम्मान करे, मुसलमान हिंदू का सम्मान करे, जैसे चलता चला आया। एबीपी न्यूज की टीम उस ढाबे पर असलियत जानने पहुंची तो पता लगा कि ढाबे का जो कर्मचारी खुद का नाम गोपाल बता रहा था, वो गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल था, यानी हिंदू नहीं मुस्लिम। इसी ने आरोप लगाया था कि उसकी पैंट उतरवाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि ये अपना आधार कार्ड नहीं दिखा पाया था। लेकिन खुद को गोपाल बताने वाले इस ढाबा कर्मचारी का आधार कार्ड अब सामने आ गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि उसका नाम गोपाल नहीं तजम्मुल है। ढाबा संचालक ने अब उसे दुकान से हटा दिया है। बताइए, वो जो स्टाफ के लोग थे, 2 लड़के जिनके आप नाम बता रहे हैं, उन दोनों को हटा दिया है? वो अपने आप ही भाग गए हैं, अपने आप ही भाग। क्यों भाग गए सर? ऐसे ही जैसे आप मेरे से बार बार सवाल कर रहे हैं और मैं अदर कास्ट हूँ, तो मैं क्या घबरा जाऊँगा कि भाई पंडित जी के ढाबे पे कावड़ का बवाल है, क्यों किस चक्कर में फंसे? डर लग रहा था मुझे। पिछले दिनों मीडिया ने जब तजम्मुल से सवाल किया था तो उसने अपना नाम गोपाल बताया था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। लेकिन एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में पता लगा है कि नाम छिपाकर ही तजम्मुल गोपाल बना हुआ था। उन्होंने पंडित जी ना। कौन पंडित जी? क्या नाम है? खोतल लिखे पंडित जी, खोतल लिखे पंडित जी, जिनका होटल चल रहा है। होटल तो और के नाम से चला रहे हैं और अपना नाम लिखवा रखा है पंडित जी। फर्जी नाम बता करके वो यहाँ पे काम कर रहा था। उसने हमें बताया कि गोपाल, मेरा नाम गोपाल है और उसका नाम तजम्मुल नाम था उसका। हालांकि स्वामी यशवीर का एक दावा झूठा भी साबित हुआ है। उनका दावा था कि ढाबे का असली मालिक मुस्लिम है, लेकिन पता चला है कि ढाबे की मालकिन हिंदू ही है। उनका नाम दीक्षा शर्मा है। वो पंडित जी का वैष्णो ढाबा की मालकिन है। इसमें जो एक स्कैनर लगा हुआ था वो पहले ही लगा हुआ था। इससे पहले बाबा नाम का एक था, जो ये ज़मीन जो है मोमनन का इलाका पड़ता है, तो ये बाबा के नाम से था रेस्टोरेंट जो है। और जब हमारे पे 3 साल पहले इसका चार्ज आया मैडम के पास में, तो पंडित ढाबा रख दिया गया उनसे जब चार्ज लिया गया। तो ये वो स्कैनर पहले ही लगा हुआ था, उससे हमारा कोई मतलब नहीं था। विवाद से पहले 25 जून को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि कांवड़ मार्ग पर हर दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा, और ऐसा ही आदेश उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी दे दिया है कि कांवड़ रूट पर दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। दुकानदार के लिए लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। कांवड़ यात्रियों को खाना परोसने वाला हिंदू ही हो, दुकान के नाम पर धोखा ना हो, इसी को लेकर सारा हंगामा खड़ा हुआ था और जिसने आरोप लगाए वही झूठा निकला। इसीलिए सवाल बार बार उठते हैं कि क्या हिंदू नाम से दुकानें चलाकर या हिंदू स्टाफ बताकर धोखा किया जा रहा है। और अब कर्नाटक से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर एएसपी के अपमान के आरोप लगे हैं। एएसपी नारायण बर्मानी ने वीआरएस की मांग कर ली है। सीएम के व्यवहार के विरोध में वीआरएस का फैसला, ये एएसपी बर्मानी कह रहे हैं। कोई गलती नहीं की थी, फिर भी सीएम ने अपमानित किया। तो 28 अप्रैल का ये मामला है। मंच पर ही कैसे एएसपी नारायण बर्मानी को लताड़ लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दिखाई दे रहे हैं। और अब यही जो एएसपी हैं नारायण बर्मानी, इन्होंने वीआरएस की मांग कर ली। वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट की मांग इनकी तरफ से कर ली गई है। जो मुख्यमंत्री ने इनके साथ व्यवहार किया, उसी के विरोध में इन्होंने वीआरएस लेने का फैसला लिया है। ये एएसपी बर्मानी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती थी नहीं, फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। आगे बढ़ेंगे, जरा बाढ़ बारिश की बात कर लेते हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़, बारिश, बर्बादी बनकर आई है। बीते सोमवार रात हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा और उसके बाद तबाही, ऐसी तबाही जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जहां तबाही हुई वहां पहली बार कोई न्यूज चैनल पहुंचा। आपका चैनल एबीपी न्यूज उन तबाही के निशानों को दिखा रहा है जिन्होंने बादलों का विद्रोह देखा। चारों तरफ से बरसाती नाले से आए पानी ने कैसे पूरे मंडी के थुनाग इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। सोमवार रात सिर्फ बादल नहीं फटा था, कयामत आ गई थी।
ये हिमाचल प्रदेश के मंडी का थुनाग शहर है। ऊंचाई से देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरे शहर को तोड़ फोड़ दिया हो, उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। पानी का सैलाब सब कुछ बहा ले गया। इंसानी जिंदगियां और घर मिट्टी में मिल गए। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार पहली बार उस थुनाग शहर पहुंचे जहां के 40 घर कागज की कश्तियों की तरह बह गए। हजारों जिंदगियों को ये तूफान जिंदगी भर का गम दे गया। थुनाग टाउन है ये, मंडी जिले का जो है सिराज वैली में है ये, और यहाँ पे कितने नाले या कितने बादल फटे वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ ये पहला नाला है और ये नाला जो है तबाही लेके ऊपर से आया, उसके बाद दूसरा नाला है, उसके बाद तीसरा नाला है। तो ये 3 नाले जो हैं ये तो विजिबल हैं यहाँ से कैमरे की नज़र से। ये छोटे नाले थे पर बादल फटे पहाड़ों पे और तबाही लेके आए नीचे थुनाग टाउन में, सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ। पर इससे भी बड़ी बात है कि यहाँ एक बड़ा नाला जो है जिसको थुनाग खड्ड कहा जाता है, वो जो है वो दूसरी तरफ से आ रही है, वो अपने साथ और तबाही लेके आई। बादल फटने से जो पानी आया उसकी कल्पना यहाँ रह रहे लोग भी नहीं कर सकते थे। पूरे इलाके को सैलाब ने बर्बादी के कगार पर ला दिया। हर तरफ मलबा, टूटी इमारतें। जिन्होंने सैलाब का वो मंजर देखा वो उसे कभी भूल नहीं सकते। सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा सर रात को, क्योंकि मेरा मकान थोड़ा ऊपर सा है, यहाँ ऊपर से सब कुछ दिखता है। जब तीनों नाले रात को ये 10 बजे से शुरू हो गया था, क्योंकि बारिश तो पहले से ही लगी थी, लेकिन 10 बजे से इतना शुरू हो गया है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर 10:30 बजे से जो है ये फ्लड आना शुरू हो गया। जब पहला नाला आया तो पहले हमारे यहाँ ऊपर, जहाँ पिछली बार भी जिनका मकान गया था उनकी किचन वहाँ पे थी, तो वो सबसे पहले वो चला गया। तो फिर उसके बाद जो है फिर फ्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक नाला आया, दूसरा नाला आया, फिर तीसरा आया, फिर पीछे से खड्ड आई। हमारे घर से जो है सब कुछ दिख रहा था, लेकिन हम सब परिवार के लोग एक ही जगह खड़े हो गए थे कि जाएंगे तो सभी इकट्ठा जाएंगे। जिला परिषद की सदस्य खेमदासी जो बता रही हैं वो आंखों के सामने है। दुकान ऐसे टूटे हैं मानो भूकंप आया और कार्डबोर्ड के टुकड़ों की तरह यहाँ के मकानों, दुकानों को झकझोर कर चला गया। हर दुकान में पेड़ की लकड़ियाँ, पहाड़ के पत्थर और सैलाब का कीचड़ समाया है। जो जगह कभी सड़क हुआ करती थी उसे ढूंढना मुश्किल है। रास्ते खत्म हो चुके हैं, दिख रही है तो सिर्फ बर्बादी। दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि कहाँ से क्या करेंगे, और प्रशासन भी लगा है तो क्या कर सकते हैं। प्रशासन वाले भी यहाँ पे तहसीलदार साहब है, उनके पास एसडीएम साहब का भी कार्यभार है, तो वो कर रहे हैं पूरी मदद। इस बाजार में 4 दिन पहले तक रौनक थी। पहाड़ के किसी कस्बे की तरह लोग यहाँ आते जाते रहते थे, सामान खरीदते थे, लेकिन अब सिर्फ मलबा पसरा पड़ा है। जो 3 नाले जो हैं ऊपर पहाड़ी से आते हैं, जो मेन थुनाग का जो बाज़ार है उसमें घुसते हैं, और एक बड़ा नाला जो है थुनाग खड्ड जो है वो जो है चौथी तरफ से आती है और जो है पूरे के पूरे थुनाग शहर को जो है वो ज़मींदोज़ जो है ये कर देते हैं। तो ये समस्या है, ये चैलेंज है अब इन लोगों के सामने कि ज़िंदगी को कैसे पटरी पे लाना है। फ़िलहाल लोग जो हैं अपनी दुकानों के शटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ से ज़िंदगी को शुरू करेंगे, कहाँ से शुरुआत हो सकती है। पर ये इतना आसान नहीं है। आज तीसरे दिन भी थुनाग जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कटा हुआ है सड़क मार्ग से। यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना मोबाइल कनेक्टिविटी है। खाने का सामान जो है उसकी भी किल्लत है, उसकी भी शॉर्टेज है। एयर ड्रॉप जो है वो सामान यहाँ पे दरअसल करना पड़ रहा है हेलीकॉप्टर से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।